होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है, यानी पूछ रहा है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की है, ये आपको बताना है। क्या रामचंद्र शुक्ल ने की है, या फिर श्याम सुंदर दास जी ने की है, या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने की है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को जानकारी होगी कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की है। सब जानते हैं नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की है। सन की अगर बात करें तो 1893 ईस्वी में, कौन सी सन थी, 1893 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश, काशी को वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है, तो काशी उत्तर प्रदेश में 1893 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। और अगला हमारा प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन हैं, ये बताना है। क्या भूषण जी हैं, या फिर केशवदास हैं, या फिर चंद्रवरदाई हैं, या फिर छत्रसाल। तो वीर गाथा काल के कवि कौन हैं, इनमें से आंसर करिएगा। वीर गाथा काल के कवि हैं, तो देखिए वीर गाथा काल के कवि हो जाएंगे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो हैं वो वीर गाथा काल के कवि हैं। इन चारों विकल्पों में से चंद्रवरदाई जो हैं वो वीर गाथा काल के कवि हैं। अब जल्दी से चंद्रवरदाई की जो रचना है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, तो देखिए चंद्रवरदाई जी की जो है रचना है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा अगर हम बात करें वीरगाथा काल के कुछ अन्य कवि जो हैं वो हैं दलपति विजय, और दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। जगनिक की रचना है परमाल रासो। ये कुछ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हमारे हिंदी साहित्य में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचनाएं कहलाती हैं उनमें से है ये। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की है, खुमान रासो की रचना दलपति विजय ने की है, और परमाल रासो है उसकी रचना जगनिक ने की है। तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अब हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व, यानी कि भारतेंदु युग, भारतेंदु का मतलब हो गया भारतेंदु युग, क्योंकि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो भारतेंदु युग से संबंधित थे, उन्हीं के नाम पर ही इस युग का नामकरण जो है वो भारतेंदु युग हुआ था। ठीक है, तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है, यानी भारतेंदु युग से कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से पूर्व के लेखक कौन है। सदा सुखलाल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर राय कृष्णदास हैं। जल्दी से आंसर करके बताइए, निम्न में से कौन है जो भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। जितने भी लोग यहाँ पर ए आंसर कर रहे हैं, सदा सुखलाल, यानी मुंशी सदा सुखलाल के लिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, क्योंकि भारतेंदु से पूर्व के लेखक की अगर हम बात करें तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल। क्लियर है, मुंशी सदा सुखलाल भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। बाकी जो शेष अन्य हैं वो भारतेंदु से पूर्व के लेखक नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक गद्य का जनक किसको कहा जाता है, आंसर करिए। आधुनिक गद्य का जनक किसको कहा जाता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निम्न में से किसे आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से किसको भारतेंदु जी को कहा जाता है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है, या फिर रमाशंकर शुक्ल। जल्दी से आंसर करेंगे बिल्कुल। तो आधुनिक गद्य का जनक सभी लोग जानते हैं, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। क्लियर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं
जो आपसे रेगुलरली आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनमें से कुछ रचनाएं मैं आपको बता देता हूं। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, ये तीन ऐसी रचनाएं हैं जिनके नाम में हमें प्रेम देखने को मिलता है और तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित है। तो इनको आप कॉपी में नोट करिए अपनी। दोबारा से रिपीट करते हैं, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनकी रचना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। तो क्लियर हुआ यहां तक। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएं थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दी, उनको आप नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाया हो तो इस वीडियो को लास्ट में दोबारा रिपीट करके आप सुन लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हंस पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका है या फिर इंदु पत्रिका है? बताइए इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है? जितने भी लोग यहां पर बी आंसर कर रहे हैं सरस्वती पत्रिका के लिए, उन सभी का बिल्कुल सही है। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है और इन्होंने जो द्विवेदी युग है 1900 से 1919 या 1918 के बीच में माना जाता है, उसी बीच इस पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। और आप सभी जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, ठीक है। अब आगे ये बताइए, इसी प्रश्न में जो अन्य विकल्प हैं, हंस पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका है, इनके संपादक का नाम भी जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? पूछ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? आंसर करिए। भारतेंदु युग के लेखक हैं या फिर द्विवेदी युग के लेखक हैं या फिर शुक्ल युग के लेखक हैं या फिर प्रेमचंद्र युग के लेखक हैं? जल्दी से आंसर करिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के लेखक है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो बिल्कुल अगला हमारा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। आंसर करिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित था? किस जगह पर फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था कोलकाता में, या फिर ये कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी कोलकाता में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक आपसे सबसे ज्यादा बार अगर पेपर में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से ये एक प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं? गुलाब राय हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं या फिर ये प्रकृतिवाद युग की? एक प्रकार से संपादक पूछ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ 3 विकल्प में से आपको आपका आंसर बताना है। जितने भी लोग यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए आंसर कर रहे हैं, सी के लिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है उनका। तो आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, सरस्वती के संपादक हैं। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर करिए जल्दी से और आगे बढ़ेंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सभी लोग जानते हैं, अभी हमने 3 पत्रिकाएं डिस्कस की थी। सरस्वती पत्रिका, इनके संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया था कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी रचना रामरच बेनीपुरी की नहीं है? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें यह पूछ रहा है कि
कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है। पता चला आप रचना याद करके गए हैं, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि पेपर में प्रश्न क्या पूछ रहा है, और पहला ही विकल्प आपको ऐसा मिल गया जो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना हुई और आप तुरंत आंसर वो करा। इसलिए जरूरी है कि आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी नहीं है, तो हमें पता है कि पृथ्वीपुत्र है जो रचना, वो रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है, वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। तो पृथ्वीपुत्र को आप नोट करिए, अभी की अभी कॉपी में नोट करिए। पृथ्वीपुत्र जो रचना है उसके रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर हुआ। अब क्योंकि इस प्रश्न में 3 जो अन्य रचनाएं हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं, तो यहां से हमें 3 रचनाएं पता चल गई। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की 3 रचनाएं पता चल गई। पतितों के देश में, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब, ये 3 रचनाएं हैं जो रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। और चौथी जो रचना है पृथ्वीपुत्र, वो हो गई वासुदेव शरण अग्रवाल की। यहां तक क्लियर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है। प्रश्न में पूछा गया है कि रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है। जल्दी से आंसर करेंगे। मुद्रा राक्षस है, साहित्य लोचन है, अतीत के चलचित्र है, या फिर अंतरिक्ष की यात्रा है। कौन सी रचना है जो रेखा चित्र पर आधारित है? जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल, जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र, नाम से स्पष्ट हो रहा है चलचित्र रेखा चित्र। बिल्कुल तुक बंदी हो रही है। तो देखिए, रेखा चित्र पर आधारित जो रचना है वो है अतीत के चलचित्र। अब ये रचना है किसकी, ये भी आंसर कर दीजिए। जिसको पता हो जल्दी से आंसर करेंगे। ये रचना है किसकी? बिल्कुल 16 जून, सी महादेवी वर्मा। इस तरह से आंसर करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आपको उसके बारे में पता है तो उसका आंसर भी आप जरूर करें। तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी हैं, वो अतीत के चलचित्र की रचनाकार हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करिए। जैनेन्द्र कुमार की रचना है, या फिर मोहन राकेश की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है, या फिर राय कृष्ण दास जी की रचना है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल महादेवी वर्मा जी की रचना है स्मृति की रेखाएं। सभी का सही आंसर, जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं या महादेवी वर्मा आंसर कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए दोस्तों, जो महादेवी वर्मा है वो छायावादी युग की कवित्री मानी जाती हैं। ठीक है, छायावादी युग की कवित्री मानी जाती हैं कौन? महादेवी वर्मा। और छायावादी युग के 4 स्तंभ बताए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, छायावादी युग के 4 स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें से नाम है प्रसाद पंत निराला वर्मा। याद रख लीजिएगा, प्रसाद पंत निराला वर्मा। ये छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं दोस्तों। इससे प्रश्न बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है। छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो प्रसाद पंत निराला वर्मा, ये 4 स्तंभ हैं छायावादी युग के, और महादेवी वर्मा ही छायावादी युग की कवियत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं। प्रश्न पूछा है, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, या फिर विष्णु प्रभाकर? जल्दी से बताइए। जितने भी लोग यहां पर महादेवी वर्मा के लिए आंसर कर रहे हैं, हिंदी की रेखा चित्रकार मानी जाती हैं महादेवी वर्मा। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा। गलत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा है हिंदी की रेखा चित्रकार। ठीक है, क्लियर रखिए इस चीज को। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी के जो छायावादी युग है उसके 4 स्तंभों में से एक हैं
प्रसाद पंत निराला वर्मा। इसमें जो वर्मा है वो महादेवी वर्मा ही हैं, ठीक है। तो वर्मा जो है वो महादेवी वर्मा है, छायावादी युग की कवियत्री हैं, आधुनिक मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। और अगर हम जो महादेवी वर्मा है उनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाएं उनकी नोट कर लीजिएगा। ये जो मैं रचनाएं लिखवा रहा हूं महादेवी वर्मा की, अगर पेपर में से आता है महादेवी वर्मा तो इन रचनाओं में के बाहर आपको नहीं मिलेगा देखने को। जल्दी से रचनाएं अपनी कॉपी में नोट करिए। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, यामा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। अभी हमने देखा था अतीत के चलचित्र, इससे पहले हमने देखा था कि रेखा चित्र जो है वो अतीत के चलचित्र है, तो वो भी एक रचना है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने स्मृति की रेखाएं भी प्रश्न में हमें मिला था। ये ऊपर का जो प्रश्न है उसमें हमने अभी अभी देखिए ये लिखा है स्मृति की रेखाएं, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। और इसके अलावा दीप शिखा, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, यामा, सांद गीत, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। इतनी सारी रचनाएं जो हैं ये आप महादेवी वर्मा से याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन रखेंगे। पेपर में इन रचनाओं के बाहर कहीं से नहीं आने वाला। आगे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यहां पर क्लियर हो गया, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हंस के संपादक थे। देखिए आज ही हमारा जो हंस पत्रिका के बारे में अभी चर्चा हुई थी कि हंस के संपादक कौन है या हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, जल्दी से आंसर करिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या राहुल सांकृत्यानन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं, जल्दी से आंसर करिए। तो बिल्कुल सही है, हंस के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी थे। अभी मैंने चर्चा की थी, अभी आप लोगों से इस बारे में बात हो चुकी है पुराने प्रश्न में, पीछे के जो प्रश्न थे उनमें हमने इस बारे में चर्चा कर ली थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है तिब्बत यात्रा, नया प्रश्न, नए लेखक मिलेंगे। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह, राय कृष्ण दास, राहुल सांकृत्यानन या फिर अज्ञेय, जल्दी से आंसर करिए कि तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यानन। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यानन, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है छायावादोत्तर युग का काल है। प्रश्न में पूछा गया है कि छायावादोत्तर युग का काल क्या है, जल्दी से आंसर करिए। जो समय सीमा दी गई है नीचे आपको विकल्प में 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक और 1938 से वर्तमान तक, इनमें से कौन सा आपका आंसर है वो छायावादोत्तर काल का समय सीमा निर्धारित करता है, जल्दी से आंसर करिए। अगर छायावादोत्तर युग के काल की बात करें, समय की बात करें, तो इसका समय होता है 1938 से वर्तमान, यानी आपका विकल्प नंबर जो 4 है, घ नंबर का जो विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही है। 1938 से वर्तमान समय के बीच में छायावादोत्तर युग माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे तो देखिए नोट डाउन कर लिएगा, मैं आपको जो हिंदी का समय काल है वो बताने जा रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम पूर्व भारतेंदु युग की बात करें तो 13वीं शताब्दी से 1850 ईस्वी के बीच का समय, 13वीं शताब्दी से 1850 ईस्वी के बीच का जो समय है वो पूर्व भारतेंदु युग का समय माना जाता है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच का समय भारतेंदु युग माना जाता है। 1919 से 1918 या 1919 या कहीं कहीं 1922 भी मिल जाता है। देखिए क्योंकि ये समय काल है, इसको सिर्फ लेखकों के मतों के अनुसार ही बता सकते हैं। कई लेखक इसको 1918 ईस्वी तक मानते हैं, कोई लेखक इनको 1919 तक मानते हैं, कोई इसको 1922 तक मानता है। सबका अपना अपना निर्धारण है, लेकिन जो एक सबसे ज्यादा प्रचलित समय माना जाता है वो 1918 या 1919 तक ही द्विवेदी युग का समय माना जाता है। तो 1900 ईस्वी से 1918 या 1900 ईस्वी के बीच का समय द्विवेदी युग हो जाता है। और
छायावादी युग के बीच का समय जो है वो है 1919 से 1938 ईस्वी। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, छायावादी युग है 1919 से 1938 और छायावादोत्तर, वादोत्तर का मतलब हो गया उस काल के बाद का काल, उस काल के उत्तर का काल। तो छायावादोत्तर युग है 1938 के बाद का समय। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो बताइए किसके नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या फिर राम कुमार वर्मा के नाम पर? द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आंसर करिए कि आलोचक कौन है, प्रसिद्ध आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर देवी वर्मा है, मुंशी प्रेमचंद हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद? इनमें में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? जितने लोग यहां पर ए आंसर कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी के लिए, जितने भी लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं एकदम सही आंसर है। प्रसिद्ध आलोचक के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी को जाना जाता है। प्रसिद्ध आलोचक के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी को जाना जाता है। जितने भी लोग यहां पर ए आंसर कर रहे हैं सभी का बिल्कुल सही है। तो देखिए प्रसिद्ध आलोचक के रूप में जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की तो नोट करिएगा, जयशंकर प्रसाद जी को नाटककार और कहानीकार के रूप में जाना जाता है, यानी जिस चीज में वो ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और कहानीकार के रूप में। तो इनके कुछ नाटक, कुछ कहानी जल्दी से बात बता देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो नाटक है इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नागयज्ञ। दोबारा रिपीट करते हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नागयज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अगर इनकी कहानी के बारे में बात करें तो कहानी है इनकी इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी और छाया। ये कुछ कहानियां हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, कहानीकार और उपन्यासकार, इस तरह से प्रश्न आपसे आगे पूछ सकता है कि उपन्यासकार के रूप में किसको जाना जाता है, तो आपके विकल्प में मुंशी प्रेमचंद होगा और आपको मुंशी प्रेमचंद टिक करना है। तो अगर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कहानियां हैं इनकी। पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, पूस की रात, मंत्र, कफन, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। और अगर उपन्यास की बात करें तो गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमाश्रम, करबला, ये सब जो रचनाएं हैं ये उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। प्रश्न में पूछा गया है कि सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग क्या है। जितने भी लोग यहां पर बी आंसर कर रहे हैं, जितने भी लोग यहां पर बी या फिर खा या फिर द्विवेदी युग के लिए आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग। तो याद रखिएगा सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग। और ये एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध निबंधकार, तो अगर प्रश्न पूछ ले कि निबंधकार के रूप में किसको जाना जाता है तो सरदार पूर्ण सिंह को। इनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है आचरण की सभ्यता। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लिए द्विवेदी युग में सरदार पूर्ण सिंह को जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि असत्य कथन है, यानी आपको ये बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और उपन्यासकार हैं।
महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। या फिर प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। जल्दी से आंसर करिए, इनमें से कौन सा गलत है। जितने भी लोग यहां पर डी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल जितने भी लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बिल्कुल हिंदी प्रदीप के संपादक प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे। यह आपका असत्य है, क्योंकि हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो थे, कौन थे? जल्दी से आंसर करिए, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? अगर आपको पता है तो आंसर कर दीजिए। प्रताप नारायण मिश्र को ये बताना जरूरी है कि हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो थे बालकृष्ण भट्ट, ना कि प्रताप नारायण मिश्र। तो यहां पर ये आपका जो है वो असत्य कथन है, क्योंकि हमें प्रश्न में यही छांटना था कि असत्य कथन कौन सा है। तो प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, इसलिए हमारा आंसर असत्य कथन जो है वो ये वाला हो जाएगा। अब हम सत्य कथन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, बिल्कुल हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, उपन्यासकार, साथ ही साथ आलोचक भी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और साथ ही साथ आलोचक भी हैं। तो ये हमारा सत्य कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, बिल्कुल हैं, ये भी हमारा कथन सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो सबको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो ये भी हमारा सही है। अब क्योंकि हमको असत्य कथन छांटना था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो हमें पता है कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे। हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो थे, कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे हिंदी प्रदीप के संपादक। ये हमारा असत्य कथन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर।